मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में साइड 2 इंटरमीडिएट गणित 2018 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में साइड 2 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैला दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है अनिश्चित समाकलन को हल कीजिए। हल करवाते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो 6 का हल। आपको लिख लेना है आई के बराबर अंश में बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स है, अपान में बताया गया पहले ब्रैकेट में 1 + 10x और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 10x। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। अब आपको देखना है हर में कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं जब आपको 2 ब्रैकेट या 2 से ज्यादा दिख जाएं हर में, तब आपको आंशिक भिन्न का यूज करके इस फलन का समाकलन करना है। लेकिन इतनी आपको जानकारी होना चाहिए किस फलन पर आंशिक भिन्न लगती है। तो यहाँ पे देख लो ILATE आइलेट की जानकारी आपको है। अगर आपको आई वाले फलन दिख जाएं तब आपको आंशिक भिन्न यूज नहीं करनी है। आपको लॉग वाले फलन दिख जाएं तब आपको आंशिक भिन्न यूज नहीं करनी है। आपको त्रिकोणमितीय फलन दिख जाएं तब आपको आंशिक भिन्न यूज नहीं करनी है। आपको ई की घात या ए की घात वाले फलन मिल जाएं तब आपको आंशिक भिन्न यूज नहीं करनी है। कहने मतलब है यहां पर ये 4 फलन हैं कितने टोटल 5। तो हमने ए छोड़ दिया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले ये आपको सीखना है। जैसे आपको पता है आई को क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं हिंदी में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। यल है आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं हिंदी में, लघुगणकीय फलन। आ जाइए टी पर। टी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब आ जाइए ई में, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और हिंदी में बोलते हैं चरघातांकीय फलन। और ए जो छूटा है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, बीजीय व्यंजक हिंदी में बोलते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है आपको ये सीखना है कि आंशिक भिन्न किस फलन पर लगती है। तो ILTE इन 4 फलनों पर आंशिक भिन्न नहीं लगती है, केवल और केवल किस पे लगती है, ए में लगती है। ठीक है, बहुपद वाले जब प्रश्न मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 और 10 ऊपर सेक दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर फलन मिला है त्रिकोणमितीय फलन, आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हो। और आपको इतनी जानकारी है ये आंशिक भिन्न से ही लगेगा। लेकिन पहले क्या करना है, टी से आपको ए में पहुंचना है। मेरे प्यारे बच्चों टी से किस में पहुंचना है, ए में पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, आपने प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट की, प्रश्नावली 7.2 आपने कंप्लीट की होगी। तो क्या करते हैं, वहां पर एक विधि हमने आपको बताई थी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, फलन को टी मानते हैं। ठीक है, तो हम 10 और यहाँ पे 10 है तो मान लेंगे टी। अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये मैच हो जाएगा। कहने का मतलब है हम इस फलन को बहुपद में चेंज करेंगे। तो 7.2 आपने कंप्लीट की, नहीं कंप्लीट की आपको प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को टी मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम मान लेंगे 10x = t। यहाँ पर 2 जगह दिख रहा है, कहीं से उठा लो। इसका अवकलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर x होता है और इस तरफ आएगा dx, उस तरफ आएगा dt। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। आपको जानकारी है कि प्रतिस्थापन विधि जब हम यूज करते हैं तो हमें 2 के मान रखना पड़ते हैं। फलन को टी माना है उसके स्थान पे रखना है और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे रखना है। 2 मान रखना पड़ते हैं। तो आई बराबर देख लो, पहले आपको
10x के स्थान पे t रख लेना है, ये हमने रख लिया। यहाँ पे रख लेना है 2 प्लस का t, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो चला गया, ऊपर 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे dt लिख लो, चाहे यहाँ पे dt लिख लो चाहे यहाँ पर, अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे tt, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट आपको दिख जाते हैं तो आंशिक भिन्न का यूज होता है, इतनी जानकारी है। 2 ब्रैकेट हैं तो आंशिक भिन्न यूज हो जाएगी। अब ये जो फलन दिख रहा है बहुपद है, ठीक है। अब कैसे आंशिक भिन्न यूज करना है, देखो पहले आपको ये थोड़ा सा बेसिक सीख लेना, शॉर्ट में लॉन्ग में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें शॉर्ट की या लॉन्ग की, ठीक है, शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको यहाँ पर पहचानना है कि आंशिक भिन्न शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे अगर आपको 2 शर्तें सत्य मिल जाती हैं तो शॉर्ट में यूज करना है। कहने मतलब है, शॉर्ट का मतलब है ए बी सी के मान डायरेक्ट निकलते हैं और लॉन्ग का मतलब है ए बी सी के मान डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले ब्रैकेट में देख लेना है, कितनी शर्तें बताई हैं, 2। अगर दोनों ही सत्य हैं तो शॉर्ट में यूज होगी आंशिक भिन्न। तो ब्रैकेट के अंदर देखो टी की घात, देखो अधिकतम टी की घात कितनी मिली, 1। इस ब्रैकेट में देख लो टी की घात 1, तो ये शर्त क्या रही, सत्य रही, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। अब होल घात देखेंगे, ब्रैकेट की होल घात देखेंगे। पहले वाले ब्रैकेट की होल घात कितनी है, 1, ये दूसरी शर्त है। दूसरे वाले ब्रैकेट की होल घात कितनी है, 1, तो ये भी शर्त जो सत्य है। तो दोनों शर्तें यहाँ पे सत्य हैं, तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज होगी, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो इतना हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, यहाँ पे क्या लिखा है, वियोजित लिखा है, यहाँ पर लिख सकते हो तोड़ने पर, ठीक है। तो आई बराबर देखो, पहले वाले ब्रैकेट के लिए आपको ए ऊपर रखना है, ठीक है। अब प्लस जितने ब्रैकेट हों उतने पद बनाना है। 2 ब्रैकेट हैं 2 पद बन जाते हैं, ठीक है। 3 ब्रैकेट होते हैं 3 पद बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपको पद बनाना है, प्लस ही आपको यूज करना है। 2 प्लस का टी, ऊपर कितना आएगा, वी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लो, डी टी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ए और बी के मान डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। जैसे ए के अपन क्या है, 1 प्लस टी, तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टी। तो कहने मतलब है जब ए का मान निकालोगे तो ए के अपान देख लेना है ब्रैकेट, 1 प्लस टी है तो 1 प्लस टी आपको छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब 0 बनेगा। बताइए टी के स्थान पर ऐसा कितना रख दें ये 0 बन जाए, तो आपको -1 रख लेना है, ये 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तब आपको इसको छुपाना है, तभी छुपेगा जब ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा, छुप गया। अब जहाँ जहाँ टी है आपको -1 रख लेना है, ऊपर नहीं है नीचे है, यहाँ पे रखो, प्लस माइनस 1 मिलेगा। कहने मतलब है 1/1, तो हमको ए का मान कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। ऐसे ही आपको बी का मान निकालना है, हम इसको रफ कर देते हैं। बी का मान निकालना है, कैसे निकालोगे देख लो, बी के अपान देख लो क्या है, 2 प्लस टी है, तो यहाँ पर आपको छुपाना है। ये कब छुपेगा, टी के स्थान पे आपको -2 रखना है, पता लग जाता है कितना मान रखोगे। या फिर इसको 0 के बराबर लिख लो तो टी का मान निकल आएगा। देखो -2 निकला, अगर 2 प्लस टी बराबर 0 लिख देते हैं इसके बराबर, तो यहीं से मान निकलता है। अपने पास से रख जरूर रहे लेकिन निकलता यहीं से, क्योंकि 0 बनाना है तो बराबर 0 कर लो, टी का मान पता लग जाता है। तो चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, ठीक है। ये ब्रैकेट 0 बनेगा, टी बराबर -2 पर, तो इसको छुपा लो। अब जहाँ जहाँ टी है कितना रखना है, -2, तो ये तो छुप गया, ये बचा है, यहाँ पे रखो। तो 1 -2 यहाँ पे रखोगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 2, ठीक है। 1/-1 कहने का मतलब है -1 निकलेगा, बी का मान क्या निकलेगा, -1। समझ में आ गया। मार्कर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको सीखना है, क्योंकि ये सब हम सिखा चुके हैं जब हमने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया। चलो इतना नोट कर लो, अब ऊपर से हल करवाते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आई के बराबर आपको लिखना है। जब ए और बी के मान पता चल जाते हैं तब आपको उनको हटा देना है। तो देखो यहाँ पे 1/,
1 प्लस का टी, यहाँ पे b हट गया, प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस टी। अब कितने पद दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 पद दिख रहे हैं। इसका समाकलन बोलो। होल घात 1 में क्या होता है? लॉग का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो चर चेंज है, कैसे पहचाना? डी के पास में देखो क्या है? टी है, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस टी। तो यहीं से चेक करते हैं चर चेंज है या नहीं है। तो टी और 1 प्लस टी, तो चर चेंज है, तो समाकलन में अवकलन होता है अपान में। तो आपको अवकलन करना है अपान में। जैसा यहाँ पर किया ना वैसा यहाँ पर करो, अवकलन करो भाई। किसके सापेक्ष करोगे? समाकलन किसके सापेक्ष हुआ है? टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष ही अवकलन करना है। समाकलन हो जाए सी को प्लस कर लो। चलो इतना आपको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ये रफ हो गया। अब देखो अवकलन करोगे नीचे 1 मिलेगा, तो अंतर तो पड़ेगा नहीं अंश में जो लिखा है, ठीक है लिख लो। यहाँ पर भी 1 निकलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देख लेना है कि लॉग के फार्मूले यूज होंगे या नहीं। लॉग का गुणांक 1, यहाँ पर भी 1 है। जैसे माइनस है, माइनस नहीं लेते हैं, केवल प्लस देखना है। गुणांक 1 है तो फार्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा? लॉग यम अपॉन एन लग जाएगा। देखो लॉग यम और माइनस जो है उसको बटे में लिखते हैं, ये लग गया। चलो यहाँ पे बता देते हैं, लॉग यम माइनस का लॉग एन, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया। समझ में आ गया? देखो आंसर शीट यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं टी का मान रख के, लेकिन अगर लॉग का फार्मूला दिख रहा है तब आपको लगाना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मापांक अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? होल मापांक में इसको लिख लेंगे। होल मापांक में क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है Z1 का अलग मापांक है, Z2 का अलग मापांक है, तो Z1 अपॉन Z2 का होल मापांक हो जाता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 2 समिश्र संख्याएं हैं, तो अगर अंश और हर में अलग अलग मापांक है तो इनको होल मापांक में लिखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। अब टी का मान रख लो। टी किसे माना था? 10x को माना था। तो आई बराबर लॉग 1 प्लस का 10x अपान में 2 प्लस का 10x और प्लस ही। इतना नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर बहुत टाइम लगाते हो सवाल को लगाने में। जितनी जल्दी हम लगवा देते हैं हम ही जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कभी भी टाइम नहीं ख़राब किया है बच्चों का। बहुत से हमने टीचर देखे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत टाइम ख़राब करते हैं, पकाते हैं। मैं पकाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो रफ़ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है ना, कोई बात नहीं है। रफ़ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और पिछली कई क्लास में हम ये बात बता चुके हैं। कौन सी बात बता चुके हैं? पिछली कई क्लास में आपको कुछ नहीं करना है, 1 या 1.5 घंटा रोज़ इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। 100% पूरा पेपर मिल जाएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो पेपर से आउट चला जाए, पूरा पेपर मिलेगा। 2020 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक कंप्लीट करवा चुके ना, उनकी प्रैक्टिस करो ना। 2019 के भी सेट कंप्लीट करवा चुके हैं 1 से लेके 7 तक, उनकी प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने वाला ही परफेक्ट बनेगा गणित में और वही टॉपर बनेगा। इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, ये मेरा आपसे वादा है। आपको कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर या अनसॉल्व जो हमने बताया अनसॉल्व यही चलाओ एचएम, क्योंकि जो अग्रवाल चला रहे हैं अनसॉल्व या अदर राइटर का चला रहे हैं, अब 2018 के हम सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उनको प्रश्न नहीं मिल रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो अदर्स हैं अनसॉल्व उनमें क्या है, पुराने प्रश्न हैं जो कभी नहीं आते हैं। आपको मेहनत करनी है आपने की तो वो मेहनत खराब चली जाएगी ना। तो भाई प्रश्न हम लिख देते हैं, आराम से नोट कर लो। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अनसॉल्व खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं आपके लिए। और आपको अगर मार्केट में मिल जाता है एचएम का खरीद लो, नहीं मिलता है तो इन्हीं प्रश्नों को नोट करते रहो। अदर अनसॉल्व लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेकार के अनसॉल्व है
जो पुराने प्रश्न दिए हैं, देखो 2020 और 2019 के आपको प्रश्न मिलते रहे, लेकिन जब हम 2018 के सेट हल कर रहे हैं प्रश्नों को तो नहीं मिल रहा है। तो यही क्वालिटी देख लो भाई। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 2018 का जब आप सेट 2 सॉल्व करें इसका कोड बता दीजिए। भाई है ही नहीं कोड, हम क्या करें? आपके पास आंसर है उसमें देख लो, है ही नहीं कोड। तो आपको प्रश्न देखना है, कोड से क्या करोगे? जब आप पेपर देने जाओगे वहां पर कोड मिलेगा, आराम से कॉपी पे लिखना है। यहां पर क्या है, कोड की जरूरत है कि प्रश्नों की जरूरत है? अरे भाई प्रश्नों की जरूरत है ना, वो प्रश्न आपको दिख रहे हैं। अब कोड जब पेपर देने जाना आराम से कोड मिल जाएगा। अरे भाई 2020 में 7 सेट करवाए कंप्लीट तो कोड मिला था, 2019 के 7 सेट करवाए थे कोड मिला था, लेकिन इसका कोड नहीं है तो हम क्या करें? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न जो है हो गया। अब देखो यहाँ पे अवकल समीकरण दिया गया है। पहले तो हम बताएंगे ये प्रश्न जो है किस पार्ट से लिया गया है। बताइए, पार्ट 9 से लिया गया, पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी से बता रहे हैं। नहीं तो आपके पास अदर राइटर की बुक हो, आप कहोगे सर तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक अगर है तो ये पार्ट 9 से लिया गया है, क्योंकि आपने पढ़ा ना अवकल समीकरण, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उड़वाएं इसका गर्दा, ठीक है। पहले क्या लिख लो यहाँ पे, अवकल समीकरण लिख लो, इतना तो आपको लिख लेना है। तो x प्लस का y dy अपॉन dx बराबर क्या है 1। मेरे प्यारे बच्चों, विधि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी? पहली विधि क्या है, चरों को पृथक करने की विधि। दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण। अब तीसरी विधि है रैखिक अवकल समीकरण। ये 3 विधि हैं, कौन सी विधि यूज होगी? अगर हम बात करें चरों को पृथक करने की विधि, ये बताती है कि अगर dx का पद है उसमें किसी का इंटू है, चर x का ही होना चाहिए इंटू। dy अगर है तो dy में जो भी इंटू में है वो चर y में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए dy, ऊपर देखो नीचे ना देखो, अंश में ही देखा जाता है। तो dy है तो ब्रैकेट में केवल y ही चर होना चाहिए, लेकिन x और y दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो चरों को पृथक करने की विधि यूज नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में चेक करना है। अवकल समीकरण मिलेगा आपको, कहेगा हल कीजिए। तो भाई 3 विधियां कौन सी फिट बैठेगी इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली विधि फिट नहीं बैठी। अब दूसरी विधि चेक करते हैं, समघातीय। समघातीय में क्या होता है, घाते बराबर होना चाहिए, मतलब हर एक, यहाँ पे लिख देते हैं, हर एक पद की घात समान। समघातीय का मतलब होता है समान, तो हर एक पद की घात समान होना चाहिए। इसकी 1 मिली, इसकी 1 मिली, इसकी क्या मिल गई 0। भैया यहाँ पे चर नहीं है, x ले लो, 0 ले लो घात, भाई चाहे y की घात 0 ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको घात अचर से 0 मिली, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे तो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये विधि यूज नहीं होगी। अब जो बची है वही विधि यूज होगी, रैखिक अवकल समीकरण। तो ऐसे करके आपको चेक करना है। जब 2 विधि नहीं यूज होंगी तो तीसरी विधि 100% यूज होगी। अब रैखिक में भी देख लो, बताते हैं आपको, इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं कि रैखिक नंबर 1 देखो, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर क्यों, ये नंबर 1 है। नंबर 2 देख लो, dx अपॉन dy प्लस का px बराबर क्यों। तो 2 हैं रैखिक अवकल समीकरण, तो कौन सा यहाँ पे यूज होगा देख लो। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या देखना है, अंश में 2y देखना है, अंश में 2y देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 2y हैं तो पहला यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण यूज हो जाएगा। तो d के पास में 1 होना चाहिए, 1 पद में होना चाहिए, 1 और यहाँ पे 2, 2 मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें, अंश में हमको x के पद मिलना चाहिए 2, 1 d के पास में मिलना चाहिए, 1 पद में मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो dx है, मेरे प्यारे बच्चों नीचे है, dx क्या है नीचे, हमने क्या बताया अंश में देखना, तो 1 x है, इसको नहीं गिनेंगे। अगर गिनेंगे तो इसे ऊपर लेके चलो, तो मतलब ऊपर लेके चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
ये देखो 2x मिल जाएंगे। तो पहला रैखिक अवकल समीकरण यूज होगा कि दूसरा? देखो हम बताते हैं, पहले dy/dx निकालो फिर पता चलेगा, क्योंकि 2x है 2y है, ठीक है, तो फंस गए भाई। तो 1/x प्लस का y। अब इसको अंश में लेके चलो, हमने बताया था अंश में देखते हैं, अब पता लग जाएगा कन्फर्म। अंश में कैसे लेके चलोगे? आपको व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम। देखो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इसका व्युत्क्रम ये हुआ। अब आपको सही मिल जाएगा। तो x यहाँ पे x यहाँ पे 2x मिल गए अंश में, देखो ठीक है। तो ये वाला यूज हो जाएगा रैखिक अवकल समीकरण दूसरा। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिलेगा d के पास में x, 1 मिलेगा पद में x। और आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि 2 पद पास पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पद है दूसरा पद नहीं है, हम क्या करेंगे, पद x वाला पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे x है, इसी को पक्षांतर करो बराबर बाई। अब देखो 2 पद हमें बराबर के इस तरफ करना है, ये देखो हो गए। बराबर के उस तरफ चाहे जितने पद हों उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर के इस तरफ 2 पद होना चाहिए, मिल गए। अब तुलना कर लो, तुलना dx/dy प्लस का px बराबर q से करने पर, तो p बराबर हमको कितना मिला, यहाँ से -1 मिला, क्योंकि x एक सेम है, जो सेम होता है उसको लिखा नहीं जाता है, जो अलग अलग होता है उसको लिखा जाता है। अब q बराबर में y मिल गया। जब p और q पता चल जाए तो हम क्या ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणक ज्ञात करते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको समाकलन गुणक। अब समाकलन गुणक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। तो आई यहाँ से ले लो, एफ यहाँ से ले लो, तो आई एफ लिखा जाता है शॉर्ट में। e की घात में p का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है अभी कोई कंफर्म नहीं है, हम आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे देखो नीचे d के पास में देखो चर क्या है, y है, तो y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, ठीक है। अब p का मान बताओ क्या है, -1 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अचर पद का समाकलन क्या होता है, जो यहाँ पे होता है d के पास में y वही लिख दिया जाता है। तो e की घात -y आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ कहा गया व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो व्यापक हल के लिए फार्मूला बनाया गया ना, तो लिख लो व्यापक हल। समाकलन किसके सापेक्ष हुआ, किस चर के, क्योंकि तभी तो बता पाओगे कि ये जो फार्मूला है किस चर से स्टार्ट होगा। तो अगर समाकलन हुआ है y के सापेक्ष तो आपको फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट करना चर x से। इतनी जानकारी होना चाहिए, x आई एफ बराबर q आई एफ, और यहाँ पे क्या लिख दो dy, क्योंकि समाकलन y के सापेक्ष कर रहा है। इतना हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आई एफ का मान रख लो e की घात -y, q का मान कितना था y, आई एफ का मान माइनस, ठीक है, e की घात में -y dy। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड आपको लगाना है, आइलेट का यूज कर लो। इसका यूज कर लो आइलेट का। पहले क्या मिलेगा, पहले हमको a मिला, बाद में e मिला, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। ये बाई a में मिले और e की घात में कुछ भी हो लास्ट वाले e में मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन, मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का समाकलन, ठीक है। और यहाँ पे देखो -y है, चर चेंज है, अपकलन होगा, अपान में क्या निकलेगा -1, फिर माइनस के बाद में फर्स्ट का अपकलन होता है, सेकंड का समाकलन, इसका यहाँ पे हो चुका है, यही लिख लो, और यहाँ पे लिख लो dy, ठीक है। x इंटू e की घात -y बराबर -y e की घात -y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी e की घात -y। इसका समाकलन आपको करना है। चलो इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं।
इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो। तो x इंटू ई की घात माइनस वाई बराबर, यहाँ पे देखो माइनस वाई की घात माइनस वाई, ठीक है। इसका समाकलन बताओ, अभी हुआ था ना, वही लिख लो और c को प्लस कर लो। x ई की घात माइनस वाई बराबर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। पहले लिख लो, बाद में हम कॉमन लेंगे। प्लस माइनस माइनस और प्लस का c, यहाँ पे ई की घात माइनस वाई कॉमन ले लो, माइनस और ले लो तो y प्लस का 1 प्लस का c। तो x इंटू ई की घात माइनस का y, क्या करो, ई की घात माइनस वाई का भाग लगा दो। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। तो x ई की घात माइनस वाई जो है भाग लगाओ, हर एक पद में लगा दो। यहाँ पे लगा लो c अपान ई की घात माइनस वाई। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। चाहो तो भाग लगा लो, ये कट गया तो माइनस 1 प्लस का y, यहाँ पे कितना आया, c ई की घात y, ठीक है। अंश में लेके गए तो घात धनात्मक हो गए। इसको चाहो तो इस तरफ ले लो, इसको चाहो इस तरफ ले लो, प्लस का हो जाएगा, लो। मतलब चाहे यहाँ पे छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, चाहे यहाँ पे छोड़ो, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि अवकल समीकरण में क्या होता है, समाकलन होने के बाद आपको छोड़ देना है, चाहे आंसर शीट मैच हो या ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। समाकलन हो जाया करे, छोड़ दिया करो। आगे बढ़ते हैं अब आपको अगला नंबर यहाँ पे डाल लेना है, कौन सा है, गा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है, अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में मिस प्रिंट है, यहाँ पे रूट आपको दिख रहा है, रूट हटा देना है। अब बात करेंगे प्रकार की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपको प्रश्न कहीं दिख जाए, हर में अधिकतम घात 4 वाला बहुपद, तब आपको क्या करना होगा, अंश व हर में एक्स स्क्वायर से आपको भाग लगाना है। सबसे पहले आपको इतनी जानकारी होना चाहिए, कहीं मिल जाए, किसी भी राइटर की बुक में मिल जाए, हर में अधिकतम घात 4 वाला बहुपद दिख जाए, तो अंश और हर में एक्स स्क्वायर से आपको भाग लगाना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। आई के बराबर पहले लिख लो, अंश में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अपान में है एक्स की घात 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे dx। क्या करना है, जो बताया है उतना काम करो। अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो आई के बराबर आपको यहाँ पे लिखना है, अंश में एक्स स्क्वायर से भाग लग गया, हर में लगा लो एक्स की घात 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इतना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने भाग लगा दिया, आपको लघुत्तम वापस देना है, अंश में अलग देना है, हर में अलग देना है, 1 बाय 1 आपको स्टेप ध्यान देना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे स्टेप हम बताएंगे आपको, हर एक प्रश्न में लागू होगी। जिस प्रश्न में आपको हर में अधिकतम घात 4 वाला बहुपद दिख जाए, ठीक है, पहले ये समझ लिया। दूसरा आपको समझना है कि हमें लघुत्तम वापस देना है, ठीक है। अपान में देखो एक्स की घात 4 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, हर एक पद में बटे में लिखना है इतना, ठीक है। फिर थोड़ा सरल करना है, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, अपान में देखो क्या मिला, यहाँ से 2 घात मिलेगी ना, 2 कट जाएगी, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, प्लस का 1, वहाँ पे प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। मतलब 2 बातें आपने ध्यान रख लें, ठीक है। अब तीसरी बात देखो क्या बताएंगे हम आपको, 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि अंश व हर में भाग लगाते हैं एक्स स्क्वायर से, फिर लघुत्तम वापस देते हैं, सरल करते हैं। अब तीसरी बात आपको बताएंगे, अगर आपको ये अंश में माइनस दिख जाए, पहले लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, अगर आपको अंश में माइनस दिख जाए,
नीचे बनाएंगे हम प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे, हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इसको लेंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, x वाले पद उठाना है। मतलब दो बातें आपने समझ ली, अब तीसरी बात आपको बता रहे हैं, आपको समझना है। अंश में माइनस दिख जाए तब आपको अपान में प्लस का होल स्क्वायर बनाना है और आपको चर लेना है। ठीक है, आपने होल स्क्वायर बना लिया, कहने का मतलब है हमने इसको ऐसा क्या दे दिया कि ये होल स्क्वायर बन गया। कहने मतलब है एक्स स्क्वायर बना पान एक्स स्क्वायर को हमने ऐसा क्या दे दिया, ये होल स्क्वायर बन गया, प्लस का 2 दिया है। तो और गणित में क्या होता है, अगर प्लस का 2 दिया है तो माइनस का 2 अभी जिंदा है, तो माइनस का 2 आपको यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे पहले से +1 है, इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, तीसरी बात आपने समझ ली, कौन सी, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। इसका अपोजिट भी सीख लो, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सरल करते हैं, और यहाँ पर सेम टू सेम आपको लिख लेना है, और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा ना। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर ऐसा क्यों किया, मतलब होल स्क्वायर प्लस का क्यों बनाया, क्यों। प्रश्नावली 7.2 में आपने फलन को t माना था, अगर हम इसको t मान लें x प्लस बना पाने x को, तो ये मैच हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आ गया। देखो रीजन होता है, बगैर रीजन के कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्यास लगी आप पानी पीने जाओगे, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाने जाओगे, रीजन होगा तभी लिखा है, बगैर रीजन के नहीं लिखा जाता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का हम यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से किसको t मानेंगे, इसको मानेंगे ना, x प्लस 1/x बराबर t, x का 1 1/x का अवकलन, नीचे घात बढ़ती है, 1 है 2 हो जाएगी, जो 1 है वो माइनस ऊपर रख लेना है, एक घात है ऊपर जाएगी -1, और घात 1 आपको घटाना है। वही कह रहे हैं, नीचे घात बढ़ती है अवकलन में, ऊपर घात घटती है। ठीक है, ये देखो मैच हो गया ना। तो i बराबर आपको लिख लेना है। प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हैं तो 2 मान रखना पड़ते हैं, एक जो माना है और जो मैचिंग हुई है। ठीक है, माना है पहले वहाँ पे रख लो, ठीक है रख लिया। अब जो मैचिंग हुई है dt, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा प्रश्नावली 7.4 का, कौन सा बनेगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बताते हैं, इतना नोट कर लो। अब फार्मूला पहले बताएंगे उसके बाद लगाएंगे। देखो यहाँ पे फार्मूला देख लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का a और प्लस का c। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलो भाई, i बराबर यहाँ पे 1 है, a का मान नहीं रखेंगे, 1/2 ही ले लेंगे, x है मेरे पास t, ठीक है, a है 1 और प्लस का c, t किसे माना है, इसको माना है, रख लो x प्लस 1/x, जहाँ जहाँ t है आपको रख लेना है x प्लस 1/x रखना है। तो देख लो i बराबर 1/2 log, तो x प्लस 1/x माइनस का 1/x प्लस 1/x प्लस का 1 प्लस का c। तो i बराबर आपको लिख लेना है 1/2, लघुत्तम ले लो, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, इसका इसमें इंटू होगा माइनस का x, नीचे ले लो लघुत्तम, इसका इसमें इंटू करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x प्लस c, ये कट गया। तो i बराबर 1/2 log, ऊपर मिला सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर प्लस का 1, अपान में सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर प्लस का 1 प्लस का c। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो घा देख लो, यहाँ पे नंबर हम
चेंज करते हैं। घा में क्या बताया गया है, 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग निम्निष्ठ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का प्रश्न मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है। पार्ट 6 से लिया गया, अपकलज के अनुप्रयोग से, एनसीईआरटी से बता रहे हैं, और प्रश्नावली है 6.5। ठीक है, तो लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, मतलब बांटना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चर में आपको मान लेना है 6 के दो भाग x व y हैं। हमने क्या मान लिया, 6 के दो भाग। इसका मतलब क्या है, दोनों को जोड़ेंगे 6 ही मिलेगा। जैसे 2 और 4, 4 2 3 3, ऐसे दो भाग बताए हैं। तो ये निकालेंगे बाद में हम, पहले चर में मान लो, इसे समीकरण 1 डालो। अब बताया है जो आपने दो भाग किए हैं, कहता दोनों भागों के घनों का योग निम्निष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, घनों का योग जो है P मान लेंगे। घनों का योग क्या मान लेंगे, P। तो P बराबर घनों का योग, इन दोनों के घनों का योग, योग का मतलब जोड़ना। P इसलिए माना, P हमें दिखाना है निम्निष्ठ। ठीक है, आपको क्या करना है, अवकलन करना है। कितनी बार अवकलन करना है आपको जानकारी होना चाहिए। अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से प्रश्न है तो 2 बार आपको अवकलन करना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन बराबर में एक ही चर में होना चाहिए यहाँ पे, तभी अवकलन कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, x में हम बदल लेंगे। y का मान रख लो 6 माइनस का x, y का मान यहाँ से निकालो 6 माइनस x। ठीक है, बता दो कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवकलन करो। तो इसका ये हो जाएगा 3 आगे 2, इसका दोबारा करो, क्या निकलेगा, -1। 6 का 0, x का 1, तो -1 निकलेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो, अवकलन डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको करना है अवकलन, 2 बार करना है। d2p अपन dx स्क्वायर बराबर, ये 6x हो जाएगा, ये 2 3 6, और 6 माइनस का x। अब दोबारा करोगे फिर माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या, थोड़ा सरल कर लो। यहाँ पे 6x 36 माइनस का 6x, काट लो, प्लस माइनस कितना हुआ, 36। तो क्या करेंगे हम, इसके बाद x का मान निकालेंगे, मतलब यहाँ से निकलेगा, क्योंकि x का मान dp/dx से निकलेगा, बराबर 0 करेंगे, और वही मान इस पे चेक करेंगे। अगर धनात्मक मान आएगा तो निम्निष्ठ होगा। वैसे भी यहाँ पे 36 धनात्मक ही आया है। ठीक है, तो प्रोसेस तो यूज करेंगे जो पता है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है P के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं, P के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए। इस हिंदी का मतलब क्या होता है बताइए। इस हिंदी का मतलब होता है dp/dx बराबर 0 करते हैं, इतना करते हैं, dp/dx बराबर 0। अब dp/dx की आंसर शीट देख लो, हम तो रफ कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम दोबारा अवकलन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा अवकलन हो जाएगा यार, यही तो है। उड़ा दो इसका फिर गर्दा, क्योंकि यहाँ पे हम रफ कर चुके हैं। 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 3 6 माइनस x होल घात 2, यही अवकलन किया था ना, इसका दोबारा करो, यही मिलेगा 6x। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे ओपन करो फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 0। तो 3x स्क्वायर 3 का 3 कामन ले लो, 3 कामन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस का इंटू कर दो, -36 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, हटाओ इसे। और 3 का लगा लो भाग, तो यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 36 और प्लस का 12x बराबर 0 के बटे 3 लिख दो। अब 0 के बटे कुछ भी हो, हाथी बंदर घोड़ा,
तो आंसर शीट तो 0 ही निकलती है, तो यहाँ पे 0 लिख लो। ठीक है, अब 12x बराबर 36, तो x बराबर 12 3 36, x बराबर कितना आया 3 आया। यही x का मान किस में रखेंगे, d2p/dx² में। वहाँ पे 36 है, x है ही नहीं, कोई बात नहीं है। प्रोसीज हमने बताया था, प्रोसीज आपको करना है, हो या ना हो x, तो x बराबर 3 पर d2p/dx²। यहाँ पे क्या था 36 निकला था। अब x है ही नहीं इसमें, तो नहीं है, नहीं रखेंगे, ऐसे ही बताओ, 0 से बड़ा मिला है मतलब धनात्मक। तो धनात्मक पे क्या होता है, निम्नलिखित होता ना, तो लिख दो यहाँ पे x बराबर 3 पर p क्या है, निम्नलिखित है, p निम्नलिखित है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो हो गया, लेकिन 6 के ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए, तो ये भी हमें x और y के मान भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से x का तो मान निकला ना, y का मान निकालना है, तो x का मान रख लो, y का मान निकाल लो, 6 माइनस का 3, y बराबर कितना मिला हमको, 3 मिला, अतः लिख दो, अतः 6 के 2 भाग 3 व 3 हैं, 6 के 2 भाग 3 व 3 है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो प्रश्न, आव्यूह से है। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, यहाँ पर हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि आव्यूह a बराबर 2 क्रास 2 कोटि का हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, जहाँ i इकाई आव्यूह है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है इसकी आंसर शीट शून्य आव्यूह। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, दिया गया आव्यूह, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यदि दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, दिया है, तभी यहाँ पे लिखा है दिया गया आव्यूह। a बराबर 11 23। ठीक है, अब देखो हमें किसके मान की जरूरत है। देखो i तो हमें पता है, यहाँ पे बोला है इकाई आव्यूह है। ठीक है, a तो दिया गया, a² नहीं पता, तो a² निकाल लो यहाँ से, तो 2 बार ऐसे करके इनटू में आव्यूह लिखना है, 11 23 11 23। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, देखो कैसे, पहली पंक्ति का 1 बाई 1 स्तंभों में, देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे, देखो गुणा करने पर जो चिन्ह मिले उसी चिन्ह से आपको लिख लेना है। 1 का 1 में गुणा किया, प्लस का 1 मिला, फिर -1 का 2 में गुणा किया, माइनस का 2 मिला। पहले स्तंभ में हो गया ना पहली पंक्ति का गुणा, अब दूसरे स्तंभ में करना, 1 का -1 में करेंगे तो -1 मिलेगा, जिस चिन्ह का मिल जाए उसी चिन्ह से लिख देना है। -1 का 3 में इंटू करेंगे, -3 मिलेगा। ठीक है, पहली पंक्ति का काम हो गया, दूसरी पंक्ति उठा लो, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा किया 2 मिला, 3 का 2 में गुणा किया 6 मिला। अब आपको दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 2 का -1 में गुणा किया -2 मिला, 3 का 3 में गुणा किया प्लस का 9 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, -1, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 7, a² हमें पता चल गया। अब आपको LHS ले लेना है, इसको हम रफ करते हैं, ये भी रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो देख लो LHS हम ले लेते हैं, a², दूसरा पद क्या है -4 है, और तीसरा पद है 5i। ठीक है, अब आपको आव्यूह यहाँ पे रख लेना है, इकाई आव्यूह पहले रख लो क्योंकि ये तो याद है, a² -1 -4 फिर 8 फिर 7, फिर आपको a का मान रखना है 11 23। ठीक है, संगत अवयव आपको जोड़ना है और घटाना है, मतलब आमने सामने बोलते हैं संगत। ठीक है, देख लो पहले आपको ये लिख लेना है, क्योंकि 4 का पहले गुणा करेंगे इन सभी अवयवों में, फिर 5 का गुणा करेंगे सभी अवयवों में, फिर उसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। पहले आपको गुणा करना है, 4 एकन 4, -4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ठीक है, प्लस का 5 0 0 5। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो
क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे -1 मिला, यहाँ से माइनस का 4 मिला, यहाँ से कितना मिला, प्लस का 5 मिला। ठीक है, आगे बढ़ो। अब दूसरा अभी अब देख लो, यहाँ पे माइनस का 4 मिला, यहाँ पे प्लस का 4 मिला, यहाँ से प्लस का 0 मिला। तीसरा अभी अब देख लो, 8, यहाँ से -8 और यहाँ से 0, यहाँ से 7 मिला, यहाँ से माइनस का 12 मिला, यहाँ से कितना मिला, 5 मिला। अब बताओ, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, मतलब एक हमें मिल गया शून्य आव्यूह। ये 0 नहीं है, शून्य आव्यूह है। ये कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देख लो, तब तक आप लोग पढ़ो क्या दिया है, क्या मांगा गया है। इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अब आप लोग देख लो, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। मतलब अगर पासा 3 से ज़्यादा बार उछाला जाए, पासा या सिक्का, तो याद रखना द्विपद बंटन से आपको लगाना, द्विपद बंटन से। इतना ध्यान रखना, प्रायिकता का अगर प्रश्न आ जाए पासा या सिक्का वाला, मतलब 3 से ज़्यादा बार बोलते हैं, 3 से ज़्यादा मतलब 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार उछाला जाता है। तो याद रखना प्रश्नावली 13.5 द्विपद बंटन से आपको लगाना है। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, और इतना आपको ध्यान है द्विपद बंटन में क्या होता है, NPQR, इसका मान निकाला जाता है। देखो n कहाँ से पता चलेगा, पासा या सिक्का जितनी बार उछाले वही n है। तो कितनी बार यहाँ पे उछाला गया, 6 बार, तो n बराबर आपको लिख लेना है 6। अब बात करेंगे P की। P क्या है, सफलता की प्रायिकता। P कैसे ज्ञात होगा, सफलता की प्रायिकता। किस पर सफलता मिली है देख लो, बताएगा। कहता है यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, तो पासे पर सम संख्या प्राप्त होना यही सफलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पासा 6 बार उछाला गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पासा 9 बार उछाला जाए, 10 बार या 50 बार, उससे मतलब नहीं होता है P से। केवल P आपको ज्ञात करना एक पासे पर, चाहे पासा 1000 बार उछाला जाए, उससे मतलब नहीं है। आपको एक पासा उछालना है, उस पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देख लो सम संख्या, पहले एक पासा उछालो, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी मिलेंगी, एक पासे पे 6 मिलेंगी। तो मतलब टोटल हमको मिल जाएगा 6। अब सम देख लो, अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी मिली, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आया 1/2। अब आपको Q निकालना है। Q कैसे निकलता है, P + Q बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा, 1 - P, तो 1 - 1/2 बराबर 1/2। अब आपको क्या निकालना है, R निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, P और R में थोड़ा कॉमन है। P और R में क्या है, थोड़ा कॉमन है। क्या कॉमन है, P जो है सफलता की प्रायिकता होती है, और R का जो मान पता चलेगा हमको, वो बताएंगे बाद में, पहले सीख लो। R क्या बताता है, कितनी बार किस पर सफलता मिली है। R क्या बताएगा, P से आपको कितनी बार किस पर सफलता मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बताया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डाल लो। फर्स्ट पार्ट में बोला है तथा 5 सफलताएं, मतलब 6 बार पासा उछालोगे तो 5 पर आपको सम संख्या मिलेगी, 5 पासे पर, एक पर नहीं मिलेगी, ये बोला है। तो आपको लिख देना है R बराबर 5। ठीक है, मतलब सफलता हमने पहले ही बताया था, P और R में कॉमन। P होता है सफलता की प्रायिकता, R होता है किस पर कितनी बार सफलता मिली है, मतलब 5 पासे पर सम संख्या मिली है, 5 पासे पर सम संख्या मिली है, वही बोला है, एक पर नहीं मिली। तभी आपने R बराबर क्या लिखा, 5
5 लिखा है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फार्मूला तो याद होगा ना द्विपद बंटन का, देखो कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है द्विपद बंटन, द्विपद बंटन से px बराबर ये लिख लो 5। हम फार्मूला बता देते हैं, शायद आपको याद ना हो। एन सी आर क्यू की घात एन माइनस आर और पी की घात आर। देखो क्यू की घात यहाँ से लिखी जाती है, एन में से आर को घटा लो, और पी की घात यहाँ से लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान 5 है और एन का मान कितना है 6, तो 6c5 6c5, ठीक है। और क्यू की घात क्या मिलेगी, 6 में से 5 जाएगा 1, और पी की घात 5। समझ रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6c5 डायरेक्ट आंसर शीट बताते हैं, एन सी एन माइनस 1, एक यहाँ पर हो या एक कम ऊपर वाले से, तो एन मिलता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 से एक कम है, ये मिल गया, ऊपर वाले से एक कम एन, तो 6। फार्मूला ना लगाओ एन सी आर का, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल आर होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। फार्मूला तब लगाते हैं जब डायरेक्ट ना पता हो। द्विपद गुणांक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, द्विपद गुणांक बोलते हैं। 6c5 को q का मान देख लो कितना है, 1/2, फिर 1/2 की होल घात कितनी है 5। p और q का मान बराबर है, 2 3 6, तो हल करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, 3/2 की घात 5 32, इतना मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी, करेगी तो करेक्ट है, तो कर रही है तो करेक्ट है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाला देख लो उसका। यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम 5 सफलताएं। न्यूनतम का मतलब होता है 5 या 5 से ज़्यादा बार, ठीक है। तो कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। P देखो न्यूनतम में ग्रेटर देन इक्वल आता है, तो ग्रेटर देन इक्वल कितना बताया 5, मतलब उसने बोला है कि अगर आप 6 बार पासा उछालोगे तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। इसका मतलब बताते हैं, ये प्लस क्यों किया, 6 बार आप पासा उछालोगे, इसने बोला है, इसने इक्वल है ना, 5 पर सम संख्या प्राप्त होगी, 5 पासे पर सम संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पे जो 6 लिखा है इसका मतलब जानते हो, 5 पासे पर सम संख्या प्राप्त होगी, या जो 6 बार आपने उछाला है तो 6 पर, छइयों पर बोलेंगे, छइयों पर सम संख्या प्राप्त होगी, इसने बोला। या तो 5 पर प्राप्त होगी पासे पर, या छइयों पर प्राप्त होगी, मतलब सम संख्या। या में क्या होता है, प्लस आता है, बोला है उसने। न्यूनतम का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा। कहाँ तक जाएंगे, आगे थोड़ी बढ़ेंगे, क्योंकि n बराबर लास्ट कितना है, n बराबर 6, मतलब 6 बार उछाला गया, तो आगे हम 7 8 नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मान निकालो। फार्मूला होता है एन सी आर, एन कितना है 6 और यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे क्यू की घात 6 में से 5 घटाओगे 1, पी की घात 5, यहाँ पे बताओ 6c6, क्यू की घात 0, पी की घात 6, तो इसका मान आपने निकाला। देखो 6c5, क्यू की घात 1, पी की घात 5, कितना है 3/32। यहाँ पे देखो एक फार्मूला बताते हैं डायरेक्ट, एन सी 0, एन का मान क्या होता है 1, इतना ध्यान रखना है। तो 6c6 इसमें मिल गया तो 1 लिख दो, इसका भी 1/2 की होल घात 6, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 3/32 आ गया ना, यहाँ पे 64 मिलेगा। चलो भाई 64 ले लो लघुत्तम, तो 32 दूनी 64, पहाड़ा नीचे पढ़ते हैं, गुणा ऊपर करते हैं, 2 3 6 प्लस का 1, कितना मिला 7/64। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, इसमें करेगी, ठीक है। अब आपको थर्ड लिख लेना है। यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम 5 सफलताएं, अधिकतम लिखा है। अधिकतम में क्या होता है, हम लेस लेते हैं, लेस
मतलब अधिकतम में लेस देन इक्वल यूज होगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थर्ड पार्ट आपको डाल देना है 5 ही। ठीक है, x लेस देन इक्वल 5, यही बोला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला है, 5 पर सम संख्या मिलेगी। 6 बार उछाला है, मतलब 5 पासे पर सम संख्या मिलेगी, 1 पे नहीं मिलेगी। फिर आएगा या का मतलब 4, यहाँ पे क्या लिख दें 4, x बराबर 4, या तो 4 पासे पर सम संख्या प्राप्त होगी। फिर देखो आगे प्लस करते रहेंगे, या फिर आ गया ना x बराबर 3। हमने बताया था लेस देन इक्वल में क्या होता है, कम लेते हैं। 5 4 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1 पर भी नहीं। और समझते हो ये प्लस क्यों कर रहे हैं, या करके शब्द रिपीट होगा। 6 बार पासा उछाला, 5 पासे पर सम संख्या मिली, 1 पर नहीं मिली। या फिर 4 पासे पर मिली, 6 बार उछाला। या फिर 3 पासे पर सम संख्या मिली और लेकिन 6 बार उछाला। या फिर 2 बार मिली, 2 पासे पर सम संख्या मिली। या फिर 1 पासे पर, या फिर 1 भी पासे पर सम संख्या नहीं मिली। इसका मतलब ये है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है। देखो जो बताएं उसको आप समझना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नावली 13.4 का हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हर एक प्रायिकता का मान निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पद बनेंगे। हम क्या करेंगे, कम पद बनाएंगे। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा प्रायिकता बंटन, प्रश्नावली 13.4 की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने लिया 0, कहाँ तक, पासा और सिक्का उछाला 6 बार, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे करें 0 1 2 3 4 5 6। तो कहने मतलब है इसकी यहाँ पर आंसर शीटें नहीं लिखेंगे। जब भी आपने ज्ञात किया था प्रायिकता वर्णन, तो px का जो भी मान निकला था बराबर जोड़ते हैं इनको, तो 1 ही निकलता है। मतलब इसकी आंसर शीट, इसकी सारी प्रायिकताओं की आंसर शीट जोड़ते हैं 1 निकलता है। तो कहने मतलब 0 से लेके 5 तक। देखो 0 से लेके 5 तक, अगर हम 0 से लेके 5 तक मतलब प्रायिकताएं निकालेंगे तो 5 पद हल करना पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 1 में से ये 6 माइनस कर लेंगे। मतलब ये है की प्रायिकता है, हम क्या करेंगे, नहीं की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हो भैया, इसकी नहीं निकालेंगे, ये 1 में से माइनस कर देंगे। एक ही बात है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनकी प्रायिकताओं का मान निकालोगे, जोड़ोगे, वही आंसर शीट निकलेगी जो 1 में से px बराबर 6 की निकलेगी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लगा फार्मूला NCR, तो 6C6। ठीक है, इसकी आंसर शीट आई थी अभी, चलो फिर दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 6C6 मतलब 0, 6 में से 6 गया, p की घात 6। ठीक है, इसका बताओ, अभी बोला था ना, देखो NC0 NCN का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 6C6 इसमें मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, 1 रखो, इसका भी 1। और p का मान बताओ कितना है, 1/2, तो 1/2 की होल घात 6, तो 1 माइनस 64, लघुत्तम ले लो 64 माइनस का 1 कितना मिला, 63/64। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे कोई, उसके साथ तैयारी, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न 7वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है फलन fx बराबर इतना, x बिलोंग्स टू -4, 2 बंद अंतराल के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत हल करवा चुके हैं, इसको भी हल करवा देते हैं। यहाँ पे लिख लो 7वें का हल,
आपको लिख लेना है फलन। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया फलन fx बराबर, पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है 2x और तीसरा पद है -8। अंतराल लिख लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कथन याद होगा रोले की प्रमेय का। कथन में जो हमने 6 फलन लिखवाए थे, अगर उनमें से फलन आपको ये मिल जाता है तब आपको डायरेक्ट ही 2 शर्तें लिख देना है। पहली शर्त सांतत्य है फलन, दूसरी शर्त अवकलनीय है और तीसरी शर्त आपको चेक करना है। इतनी जानकारी हमने आपको बता दी थी जब रोले की प्रमेय का कथन आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, ये बहुपद है। ये फलन क्या है? बहुपद फलन है। तो ये उन 6 फलनों में है। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है। यहाँ पे कैसे लिखना है देखो, दिया गया फलन fx, यहाँ पे क्या लिखो, दिया गया फलन fx एक बहुपद फलन है, तब पहली शर्त है fx कामा अंतराल बंद अंतराल लिखना में सांतत्य है। अब दूसरी शर्त में लिख लो fx कामा, यहाँ पे खुला अंतराल लिख लो, में अवकलनीय है। 2 शर्तें आपको डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पे चेक नहीं करेंगे fx सांतत्य है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, क्योंकि ये बहुपद फलन है और उन 6 फलनों में मिल गया है। तो डायरेक्ट ही दोनों शर्तें आपको लिख देना है, चेक नहीं करेंगे। तीसरी शर्त चेक करेंगे fa बराबर fb। क्या होता है? fa बराबर fb। चेक करो, a का मान आपको छोटा मिलेगा, b का मान आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, f माइनस का 4 रख लो यहाँ पे, -4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4 और माइनस का 8, कितना मिला यहाँ पे 16। यहाँ पे कितना मिला, 2 चाकू 8 माइनस का, तो आंसर शीट क्या निकली, 16 माइनस 16 0। अब निकालो एफ बी का मान, बी का मतलब है 2। ठीक है, रखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, कितना मिला यहाँ पे 4 प्लस का 4 माइनस का 8, तो 8 माइनस का 8 बराबर 0। तो दैट इज आपको यहाँ पे लिख देना है f-4 है बराबर f2 के। इसके बाद क्या लिखना है हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, रफ करेंगे, आगे बढ़ाएं। अब आपको यहाँ से लिख लेना है उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। सत्यापित होती है तब आपको c का मान निकालना है। एफ डैश सी बराबर क्या होता है 0, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको एफ डैश सी कहाँ से मिलेगा, इसका आपको अवकलन करना है, कितना मिलेगा 2x प्लस का 2, कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे c रख देना है, तो 2c प्लस का 2 इक्वल 0। यहाँ से c का मान मिल जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, निकालो आप लोग c का मान निकालो तब तक। यहाँ पर तो 2c बराबर माइनस का 2, c बराबर -2/2, तो c बराबर क्या निकला -1। ये -1 खुला अंतराल लेना है, यहाँ पे क्या लेना, खुला अंतराल। -1 इसमें बिलोंग करे, अगर ये आंसर इसमें बिलोंग कर रही है इस अंतराल में, तो ये आंसर शीट करेक्ट है, और कर रही है -4, 2 के बीच में ये मिल जाए। नोट कर लो, यही सी का मान है। ठीक है, अब रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तब तक आप लोग पढ़ लो प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। कौन सा है, खा। यहाँ पर बताया गया है फलन इतने का इतने के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बताया, फलन का फलन के सापेक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 5 आपने पढ़ा होगा, सांतत्य तथा अवकलनीयता, वहाँ पे अवकलन आपको पढ़ाया था। तो ये प्रश्न वहीं से है,
तो प्राचलिक फलनों का अपकलन आपने सीखा था, उसी प्रकार से इसको करना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको मान लेना है y1 बराबर tan इनवर्स 2x के बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे फलन को y2 मान लो, साइन इनवर्स 2x के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको सिखाते हैं प्राचलिक फलनों का अवकलन। आपने सीखा था x बराबर हमको मिलता था और y बराबर मिलता था। कहने का मतलब है दो समीकरण मिलते थे। यहाँ पर हमने y1 y2 मान लिया है, दो समीकरण मिल गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, y1 की आंसर शीट y2 की आंसर शीट किस चर में है? x के चर में है। तो आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें क्या होता है, x की आंसर शीट y की आंसर शीट में जो भी चर है उसी को बोलते हैं प्राचल। उस चर को क्या बोलते हैं? प्राचल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राचल नहीं लिखेंगे, है तो प्राचली फलनों की तरह ही है अवकलन, लेकिन प्राचल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्राचल, लेकिन लिखेंगे नहीं। इतनी जानकारी होना चाहिए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का होता है। और यहाँ पे देखो ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। पार्ट 2 में आपने फार्मूले याद किए होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। तो ये फार्मूला होता है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ आपको d/dx रखना, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ। चलो यहाँ पे आ जाओ, d/dx y2 बराबर d/dx 2 tan इनवर्स x। चलो इसका अवकलन करो, इसका तो हो जाएगा dy/1/dx, इसका 2 आगे कर लो, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर शीट क्या निकली? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही निकली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, dy/2/dx, इसकी बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है तो वही। मतलब आंसर शीट निकाल के फिर एक फार्मूला लगाना है, जैसे प्राचलिक फलनों में आपने फार्मूला सीखा था, ऐसे यहाँ पे देखो क्या करना है, dy/1/dx, मतलब dy1 जो है उसके नीचे dx का भाग लगाना है और dy2 के नीचे dx का भाग लगाना है। मान रखो, तो dy/1/dx का मान है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मान इतना ही है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कट्टा पिट्टी कर लो, ये कट गया, क्या मिला? 1। इसकी आंसर शीट 1 आई है, जल्दी नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है 8वें का, तो ये होमवर्क डाल देते हैं, क्योंकि 2020 के जब 7 सेट कंप्लीट करवाए तो ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, कर लेना। अब बात आती है, इसको लगवाते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे 8वें का खा डाल लेना है। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है दिए गए वक्र। ठीक है, लिख लो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 1 डाल लो। फिर y स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 डाल लो। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 8 में 2 ही प्रकार के प्रश्न थे, तो आपको देख लेना है ये जो प्रश्न है किस प्रकार का है। अगर आपको यहाँ पे 2 समीकरण दिख रहे हैं चर x और y में, तो ये प्रश्न दूसरे प्रकार का है। जब दूसरे प्रकार का है तो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान निकाल लो, तो इतना निकलेगा। इसे समीकरण नंबर 3 डाल लो। y स्क्वायर का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर
प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे रखो तो x प्लस का 1 प्लस x माइनस 1 बराबर 0, प्लस 1 माइनस 1 कट गया ना, तो x प्लस x 2x हो जाएगा ना। अब x का मान क्या निकलेगा, 0 के बटे 2, तो x बराबर 0। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये x का मान उठा के समीकरण आपको 3 में रखना है। तो यहाँ पे लिख लो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में, तो y स्क्वायर बराबर क्या है, x प्लस 1 है, उठा के रख दो 0 प्लस 1। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर रूट में आ जाएगा ना 1, और ज़्यादा से ज़्यादा y का मान लेते हैं। रूट हमेशा 2 मान देता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो y बराबर क्या मिल गया यहाँ पे, एक प्लस 1 एक माइनस 1। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे क्या लिख लेना है, प्रतिच्छेद बिंदु। x का मान हमें 0 मिला और y के मान हमें 2 मिले, एक मिला प्लस का 1, फिर आपको 0 ले लेना है, फिर मिला माइनस 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। प्रतिच्छेद बिंदु से ये पता चल गया कि पहला वक्र और दूसरा वक्र एक दूसरे से बाई अक्ष पर मिलेंगे, बाई अक्ष पर, क्योंकि x बराबर 0 यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। तो ये जो बिंदु हैं बाई अक्ष के हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको डायग्राम कैसे बनाना है, आपको पहचानना पड़ेगा। वक्र जो दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम आपको पता करना है, वृत्त है कि परवलय है कि क्या है, हम आपको पहचान बताते हैं। ये भी परवलय का समीकरण है, ये भी है। क्यों, क्योंकि एक पे आपको 2 घात मिलेगी और एक पे 1 मिलेगी, मतलब चर और x और y में आपको देखना है। चर x और y में आपको देखना है, तो एक पे 2 घात मिलेगी, एक पर 1 मिलेगी। ठीक है, कहने मतलब है सम और विषम घात मिलेगी। तो समझ जाना ये परवलय के समीकरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष पता करेंगे, क्योंकि शीर्ष पता चल जाएगा ना, तो ये पता चल जाएगा कि परवलय का पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, लिखेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको उस तरफ लेके चलो, तो y स्क्वायर बराबर x प्लस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 0 रख लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर तो प्लस 1 है। कहने मतलब है y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर प्लस का 4a x माइनस h, इसके रूप का ये बन गया। अगर हम आपसे पूछें इसका शीर्ष क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है x के ब्रैकेट से, माइनस है तो प्लस का लिखना है, प्लस है तो माइनस का लिखना है, अपोजिट लिखा जाता है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लिखना है, पहले x के ब्रैकेट से फिर y के ब्रैकेट से। तो इसका शीर्ष पता कर लो, तो शीर्ष यहाँ से प्लस 1 है, माइनस 1 हो जाएगा, 0 यहाँ से ले लो। तो शीर्ष हमें पता चल गया। तो हमें ये पता चल गया कि परवलय का पीछे का हिस्सा यहाँ से घूमेगा। ठीक है, अब समीकरण 2 का भी निकाल लो इसी तरीके से। शीर्ष समीकरण 2 देख लो, और y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो y स्क्वायर बराबर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस का 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, 0 कर लिया, तो x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर निगेटिव का 4a इंटू एक्स माइनस का h। तो अगर इसका शीर्ष आपके पास है h कामा के, तो इसका शीर्ष बताओ। इसका शीर्ष रहेगा, यहाँ से ले लो, माइनस 1 है, प्लस 1 और यहाँ से 0। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। समीकरण 1 का जो शीर्ष आया है यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आया है शीर्ष, माइनस 1 कामा 0। इसका शीर्ष क्या आया है, 1 कामा 0। ठीक है, और ये भी हम लिख देते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर निगेटिव x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से जो बनाया है ना ये, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से परवलय को हम खींच लेंगे, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस का 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों
अब डायग्राम बनाएंगे, तो इतना नोट करो, नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब डायग्राम बना लो इसका, देख लो, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आपके समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख लो एक्स अक्ष, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो वाई अक्ष। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको शीर्ष देख लेना है। -1,0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, -1,0, ठीक है। इसका शीर्ष बताओ 1,0, इतनी दूरी पर आपको लेना है, ठीक है, 1,0। अब मेरे प्यारे बच्चों ये परवलय आपको ड्रा करना, प्लस है तो देख लो y² बराबर प्लस का 4ax होता है। तो धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x अक्ष पर ये परवलय बनता है, लेकिन इसका शीर्ष क्या है, -1,0। मतलब पीछे का हिस्सा इसका मूल बिंदु से, पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमा, मूल बिंदु से, लेकिन इसका कहाँ से घूमेगा, यहाँ से, लेकिन इसका मुंह किस तरफ रहेगा, धनात्मक x अक्ष की तरफ रहेगा। लो परवलय बना देते हैं, ये परवलय ये बन गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दूसरा देख लेना है, यहाँ पे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वाला देख लो, y² बराबर -4ax, ये कहाँ से घूमेगा, मूल बिंदु से घूमेगा, लेकिन ऋणात्मक x अक्ष पर बनेगा। तो इसका मुंह किस तरफ है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ, तो इसका मुंह किस तरफ रहेगा, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ रहेगा, क्योंकि माइनस है तो घूमेगा यहाँ से। और प्रतिच्छेद बिंदु आपको पहले से पता है कि यहाँ पर एक दूसरे को ये काटेंगे, तो 0, 1 यहाँ पे ले लो, ये यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पे ले लो 0, -1, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे ये परवलय खिंच गया। चलो भाई ये वाला देख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और बोला गया है वक्रों, मतलब ये कहता है द्वारा घिरे हुए भाग का, घिरे हुए मतलब ये घिरा हुआ है, दोनों परवलों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे मध्य बिंदु निकालो, इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या आएगा, 0, 0 आएगा, ठीक है। तो अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, घटाने वाला लगेगा कि जोड़ने वाला लगेगा। हम अभी बता रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो पहले तो हम बताएंगे इस परवलय का समीकरण और इस परवलय का समीकरण, ठीक है। -1,0 किसका है, -1,0 इसका है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। y² माइनस का x -1 बराबर 0, इसका शीर्ष क्या है 1,0, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, y² प्लस का x -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब देखेंगे, मतलब ऊपर वाला देखो, इसे ना देखो, ठीक है, इसे ना देखो, ये देखो, यहाँ से ये बताइए आपको दिख रहा है कौन सा परवलय ऊपर है इस बिंदु से। और देखना यहाँ पे छायांकित जहाँ पे हुआ है यहीं से देखो, ऊपर ना देखो, मतलब ये यहाँ से देखो, ये हम तार चढ़ा रहे हैं, ये यहाँ से देखो, पता ही नहीं चल रहा ऊपर कौन है नीचे कौन है। तब आपको जोड़ने वाला फार्मूला लगाना है। देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, ये जोड़ने वाला फार्मूला लगेगा, कैसे, a से b y1 dx प्लस c से d y2 dx, ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला अगर जोड़ने वाला लगेगा तो अलग अलग लिमिट पता चलेगी, जब अलग अलग लिमिट पता चलेगी तब अलग अलग समाकलन होगा। तो इसका अलग हम निकालेंगे, किसका, इसका अलग निकालेंगे, ठीक है ना, इसका अलग। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लिमिट देख लो, पट्टी काटो, लिमिट पता चल जाएगी। तो dx के पहले जो बिंदु है यहाँ से लोअर लिमिट और बाद वाले इस बिंदु से अपर लिमिट। तो पहला हम लिख देते हैं और 2 का गुणा कर लो, क्योंकि इतने का हम निकालेंगे, इतने का निकाल लेंगे, नीचे वाले का निकल आएगा, 2 का गुणा करेंगे, -1 से 0 लिमिट हो गई। अब इसका हमें समाकलन करना है, ये कहाँ मिला, यहाँ, इसको y1 ले लो, तो x प्लस का 1 रूट में आ जाएगा, तो x प्लस का 1 रूट में, ठीक है। अब प्लस, अब इसका अलग निकालोगे, मतलब हम क्या करेंगे, इतने का निकाल लेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, नीचे वाले का
नहीं निकालेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे। पट्टी काट लो, पट्टी काट ली हमने, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों dx के पहले जो बिंदु है यहाँ से मिलेगा हमें लिमिट मिल जाएगी, लोअर लिमिट, और बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट। तो 0 से 1 लिमिट हुई और 2 का गुणा कर दो क्योंकि नीचे वाले का भी निकल आएगा। तो ये देखो, ये जो है आपको पता है, ये इसका समाकलन करना है। कहाँ गया ये, यहाँ से y2 निकाल लो, तो 1 माइनस एक्स रूट में, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स रूट में, चलो इसका आप समाकलन करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई समाकलन करना है, आंसर शीट आ जाएगी बराबर 2। तो x प्लस 1 की होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 और इतने का गुणा कर दो। समाकलन तो जानते हो, लिमिट क्या है -1 से 0, फिर प्लस 2 है, ठीक है। इसका भी वही होगा 1 माइनस एक्स की होल घात 3/2 और यहाँ पे 2/3। इसका अपकलन करो क्योंकि चर चेंज है ना, तो क्या निकलेगा -1। देखो इसका अपकलन नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि 1 निकलेगा नीचे, लिखो या ना लिखो, लेकिन -1 आपको लिखना पड़ेगा। लिमिट कितनी है 0 से 1, ठीक है। 2 दूनी 4/3, अपर लिमिट रखो तो 1 की घात इतनी मिलेगी, 0 रखोगे। अब लोअर लिमिट रखो तो कितना मिलेगा 0 की होल पावर 3/2 प्लस 4/3। तो ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अपर लिमिट रखो 1 तो 0 की होल घात 3/2 माइनस 0 रखो तो 1 की होल घात 3/2, ठीक है। अपर माइनस लोअर लिमिट रख लेना, तो 4/3 ब्रैकेट से क्या मिलेगा 1, यहाँ से क्या मिलेगा -1 मिलेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 4/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 कितना हुआ 8/3 वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 करवाएंगे, जल्दी से नोट करो। अब आपको प्रश्न 9 का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या मांगा गया है न्यूनतम दूरी। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हल करवा चुके हैं। 2020 के जब 7 सेट कंप्लीट करवाए और 2020 के 7 सेट कंप्लीट करवाए, तो इस प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कर लेना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बताया गया बिंदुओं, पहला फिर दूसरा फिर बताया तीसरा, कहता है से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि सदिश रूप का एक फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर r डॉट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है वेक्टर a डॉट वी क्रॉस सी। ये सदिश रूप में फार्मूला होता है। और कार्तीय रूप का तो आपको पता ही है सारणिक विधि से। तो अगर इस फार्मूले से लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इस फार्मूले से नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कार्तीय रूप वाला जो फार्मूला है ना उससे लगाएंगे, उससे कम टाइम लगता है। चलो भाई सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, मार्कर रख देते हैं नीचे, चलो पकड़े रहते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पर हल डाल देते हैं पहले, नमे का खा, यहाँ पे लिख लो माना वेक्टर a बराबर माइनस का 2i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 6k कैप। यहाँ से बिंदु निकाल लो, माइनस का 2 6 माइनस का 6, मतलब दिक् अनुपात यहाँ पे 266 है, ठीक है। दूसरा बिंदु ले लेते हैं वेक्टर b बराबर क्या है माइनस का 3i कैप प्लस का 10j कैप, फिर क्या है माइनस का 9k कैप, ठीक है। यहाँ से निकाल लो माइनस का 3 10 माइनस का 9, ठीक है। वेक्टर c ले लो, क्या है माइनस का 5i कैप फिर माइनस का 6j कैप माइनस का 6k कैप। यहाँ से निकालो -5 -6 माइनस का 6, ठीक है। अब हिंदी लिखेंगे, फार्मूले की हिंदी जरूर लिखेंगे क्योंकि हिंदी याद है तो फार्मूले में वही हिंदी मिल जाती है। तो हिंदी से पहचान लेते हैं कि प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले की हिंदी लिख देते हैं,
बिंदुओं इतना इतना व इतने से होकर जाने वाला समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण। ठीक है, तो फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। फिर होता है x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। फिर होता है x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन। चलो भाई, यहाँ पर x1 y1 z1 ले लो, इसे ले लो x2 y2 और z2, इसे ले लो x3 y3 और z3। ठीक है ना, ओके भाई, और बराबर 0 लिख लेना है। चलो भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। कैसे, x माइनस एक्स वन है, उठा लो यहाँ से, प्लस का 2 हो जाएगा, y माइनस वाई वन है तो माइनस 6, z माइनस जेड वन है प्लस का 6। ठीक है, अब प्लस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस का 2 प्लस का 2, ऐसे लिख लो, क्योंकि बाद वाला सेम टू सेम रहता है। देख लो यहाँ पर x2 x3 का मान देख लो, x2 यहाँ पे रखो और x3 यहाँ पे रखो। ठीक है, अब y2 y3 का मान देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो y2 का मान 10 है, y3 का मान -6 है। अब z2 z3 का मान देख लो, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे देखो कितना है, -6 है। चलो भाई, अब उसको हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। इतना हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये लो रफ हो गया। चलो आगे बढ़ो, तो पहली पंक्ति के अवयव लिख लो, आपने लिख लिए। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, फिर यहाँ से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, -12 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 0। अब देखो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, -3 निकाल लो, तो x प्लस का 2, y माइनस का 6, z प्लस का 6। मार्कर चेंज कर लेते हैं, -1 यहाँ पे 4, -3 यहाँ पर 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, बराबर 0। अब -3 किसे दे दो, 0 के बटे लिखेंगे तो आंसर शीट 0 रहेगी। तो एक लाइन लिख लो, x प्लस 2, y माइनस 6, z प्लस का 6, -1 4 माइनस का 3 1 4 0 बराबर 0। ठीक है, अब प्रसार करो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चिन्ह तो आपको याद ही होंगे, यहाँ पे देखो, पहला प्लस का ले लो, पहला क्या ले लो, प्लस का ले लो। अभी अब इसके लिए छुपाओ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुप गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में 4 3 12, माइनस का मिलेगा, प्लस का आपको लिखना, फिर माइनस ले लो, y माइनस का 6, इसके लिए छुपाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपेगा, 0 का -1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस का ये उठा लो, z प्लस का 6। अब इसके लिए लिख लो ब्रैकेट में, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, 4 का -4 में गुणा किया, माइनस का 4 मिला, फिर इसका इसमें किया, -4 मिला, इसका इसमें करो तो माइनस के बाद लिख देना, बराबर 0। ठीक है, 12 x प्लस का 2 माइनस का 3, फिर y माइनस 6, यहाँ पे प्लस माइनस का 8, z प्लस 6 इक्वल 0, गुणा करो, 12x 24 माइनस का 3y माइनस का 8z। ठीक है, और अचर पद भी लिखो, क्योंकि इसका अचर पद बच गया ना, माइनस का 3y लिख लिया, प्लस का 18 नहीं लिखोगे, क्योंकि 2 पद इसके 2 पद इसके 2 पद इसके, तो 8z माइनस का 8 6 48 बराबर 0। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब इस तरफ हम रफ करके और आगे लिखेंगे।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो 12x फिर y वाला पद देख लो माइनस का 3y फिर माइनस का 8z। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 8 जोड़ो 8 4 12 42, घटा लो भाई कितना मिला माइनस का 6, माइनस का 6 बराबर 0। 6 को उस तरफ लेके जाओ, 12x माइनस का 3y माइनस का 8z बराबर 6। ठीक है, ये आंसर शीट आई है, लेकिन समतल का तो समीकरण है, कार्तीय रूप में निकला है। किस में निकला है? कार्तीय रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में आपको देख लेना है, प्रश्न में क्या देख लेना है कि कार्तीय रूप में निकालना है कि सदिश रूप में। देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताया नहीं गया कि कार्तीय रूप में निकालना कि सदिश रूप में। जब ना बताया जाए तब दोनों रूप में आपको आंसर शीट निकालना है। एक रूप में निकाली, दूसरे रूप में कैसे? यहाँ से x y z उठा लो, वो भी धनात्मक। x y z उठाना है, वो भी धनात्मक। उठा लिया ना, फिर डॉट के बाद अब आपको दिक अनुपात लेना है। 12 i लिख दो, यहाँ से माइनस का 3, दिक अनुपात आपको प्लस माइनस लेना है, प्लस माइनस फिर माइनस का 8 के बराबर 6। ये क्या होता है? वेक्टर आर होता है। ये तो आपने पढ़ा है ना, ये वेक्टर आर होता है। ठीक है, 12i के माइनस का 3j के माइनस का 8 के बराबर 6। ये आंसर शीट आ गई है, सदिश रूप में निकली है। किस में निकली है? सदिश रूप में। ये आंसर शीट, ये आंसर शीट। लेकिन अगर अंशाल्प की बात करें, उसकी आंसर शीट कैसे दी है हम आपको बता रहे हैं। वेक्टर आर डॉट माइनस का 12i के माइनस का, ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये प्लस का, ये कहने मतलब है उसने क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का पक्षांतर कर दिया, प्लस का आ गया। तो कहने का मतलब है अंशाल्प की आंसर शीट इतनी आई है। लेकिन आपको पता है पहला पद हमें धनात्मक रखना पड़ता है, इसीलिए हमने ये आंसर शीट नहीं लिखी, ये लिखी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया ना, सेट 2 कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में लाएंगे सेट 3, उड़वाएंगे 1 बाई 1 प्रश्नों का गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।